नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में स्वागत है आपका। विज्ञापन संख्या 51 जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर आज तक नहीं हुआ है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के पुनः मैं उपस्थित हुआ हूं। और जहां तक मुझे लगता है अगर पेपर जनवरी में होगा तो प्रश्न पत्र पुराना ही रहेगा, यानी 2022 तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। और अगर पेपर उसके बाद गया तो संभवतः करंट के क्वेश्चन 2023-24 के डालने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी रिसर्च में जो डेटा एनालिसिस होता है वो एक टेक्निकल वर्क होने के कारण उसमें रिसर्च एथिक्स या अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कथन 1 में कहा जा रहा है। कथन 2 में अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में ICT सहायक होता है। ये कथन 2 है। अब उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने। ए कह रहा है कि दोनों कथन सही हैं। बी ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। क्योंकि देखिए, जब डेटा एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें रिसर्च एथिक्स का भी हमको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें कहा गया है महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है? तो आपको पता ही है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। तो पहला है स्मृति स्तर, 2 अवबोध स्तर और सी विमर्शी चिंतन स्तर और डी स्वायत्त विकास स्तर। तो सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अवबोध स्तर सही आंसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अवबोध स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। किसी चीज़ के अवबोध का अर्थ किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विचार को समझकर उसे ग्रहण करना होता है। अगर हम बात करें स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर से अवबोध स्तर का लेवल जो है उच्च गुणवत्ता वाला होता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग था, ये थोड़ा सा लेंदी, आप इस पर थोड़ा टाइम दे दीजिए हमको। कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। परमेश्वरन अय्यर, सुमन बेरी, एस अब्दुल नज़ीर, अरुण कुमार मिश्रा। और उसी के सामने आपको लिखा मिल रहा है नीति आयोग, नीति आयोग CEO, नीति आयोग उपाध्यक्ष, नीति आयोग CEO, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसको आपको सही से मिलान करना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमेश्वरन अय्यर को आप मिलाएंगे नीति आयोग CEO से। 2 नंबर से सुमन बेरी को आप मिलाएंगे नीति आयोग उपाध्यक्ष से। और सी एस अब्दुल नज़ीर को आप मिलाएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से। और डी अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यानी 3 से आप मिलाएंगे। मित्रों, इसको थोड़ा सा जान लीजिए करंट के हिसाब से। अब आपको पता ही है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो मई 2022 से सुमन बेरी ने कार्यभार संभाला हुआ है। लेकिन अगर हम परमेश्वरन अय्यर को देखें तो नीति आयोग के वो CEO थे 2023 से पहले। अगर आज की बात करें तो नीति आयोग के 25 फरवरी 2023 से BVR सुब्रमण्यम है। अगर हम बात करें एस अब्दुल नज़ीर की, तो उस टाइम पे ये जनवरी 2023 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, लेकिन अब किसी राज्य के राज्यपाल ये हुए हैं और जनवरी 2023 में रिटायर हो गए थे। लेकिन अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार के अध्यक्ष आज भी हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने किसको स्थानांतरित किया है? यानी किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो को लाया गया है? ऑप्शन ए कह रहा बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB, बी नीति आयोग, सी
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो स्थानांतरित हुआ है बैंक बोर्ड ब्यूरो के नाम स्थान पर। 5वां नंबर, बड़ा ही आसान सा प्रश्न आपके सामने। पर्यावरण किससे बनता है? जैवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपर्युक्त सभी, यानी पर्यावरण जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, सबसे मिलकर बनता है। 6ठा प्रश्न आपके सामने। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए कह रहा 2008 में, बी 2012 में, सी 2014 और डी 2015 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2008 ईस्वी में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 7वां प्रश्न सही मिलान के लिए आपके पास है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन के सामने 1979 ईस्वी दिया गया है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 दिया गया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 दिया गया है। कार्बन व्यापार के सामने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन व्यापार, क्योंकि आपको पता ही है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, बल्कि कार्बन व्यापार के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था। बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन सही है 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 ये भी सही है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 यह भी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। कथन ये कह रहा कि एल्युमिनियम हरी धातु है, कारण वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। नीचे दिए गए कोट को सही से देखना है आपको। तो ऑप्शन ए कह रहा कि दोनों सही हैं, और आर यानी रिसर्शन रीजन जो है असर्शन का सही विश्लेषण है। बी कह रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, परंतु जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए गलत परंतु आर सही, और डी ए सही है परंतु आर गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही परंतु आर गलत है। आपको पता ही है कि एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नवीनीकरणीय है, यानी रिन्यूएबल है। बहुत कम पैसे में ये फिर से उपयोग में लाई जा सकती है, लेकिन लकड़ी के स्थान पे इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। लेकिन चूंकि रिन्यूएबल होने के कारण ही इसको हम हरी धातु कहते हैं, इसलिए असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। 9वां प्रश्न आपके सामने। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक विकास। मित्रों, कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सड़कों का विकास वन ह्रास का प्रमुख कारण है, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जब औद्योगिक विकास होगा तो नगरीय विकास होगा, सड़कों का जाल बिछेगा, सब कुछ होगा। यानी सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ही औद्योगिक विकास। 10वां प्रश्न आपके सामने। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त था, नहीं बांटा गया था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और डी सुपर कोटरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। और जान लीजिए कि मध्य भाग किला था, उसमें मध्य नगर था और निचला नगर था। 11वां प्रश्न बड़ा ही आसान सा, तुरंत ही आपके देखते ही आप आंसर इसका बता पाएंगे। दिन रात जिस कारण होता है वह क्या है? भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू परिभ्रमण। अगर भू परिभ्रमण की अंग्रेजी की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? रोटेशन लिखेंगे, अर्थ रोटेशन लिखेंगे। भू परिक्रमण का मतलब होता है अर्थ रिवोल्यूशन। तो आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो देखते ही आप आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, यूरेनियम का खनन होता है। आपको यह जानना ज़रूरी है
कि तुरामडीह किस राज्य में पड़ता है, तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है और राज्य का नाम है झारखंड। 13वां प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए कह रहा 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और डी 4। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बड़ा ही आसान सा प्रश्न। 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। 14वां प्रश्न, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? यहाँ पे जब सांसद अयोग्य होते हैं तो उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कह रहा राष्ट्रपति, बी संबंधित संसद, सी निर्वाचन आयोग और डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। 15वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ देश का नाम है। रबड़ के सामने थाईलैंड, कहवा के सामने मंगोलिया, जैतून के सामने स्पेन और डी गन्ना के सामने ब्राज़ील। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश मंगोलिया नहीं है बल्कि ब्राज़ील है। 16वां प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा बड़ा लेकिन आसान सा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना। सी भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना और डी किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। 17वां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? बड़ा ही उम्दा प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न जिसको हम कह सकते हैं। 6 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से कौन कौन सा सही इसका कूट दिया गया है। तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से आप लोग पढ़ लें। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, शोध विश्वविद्यालय होंगे और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज होंगे। 18वां प्रश्न आपके सामने, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? 2 प्रश्न आ गया शिक्षण के स्तर पर। तो 18वां प्रश्न आपके सामने, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर और डी स्वायत्त विकास स्तर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमर्शी चिंतन स्तर, क्योंकि शिक्षण के विमर्शी चिंतन स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 19वां प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कालीकट, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 20वां प्रश्न आपके सामने, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास होती है? तो 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक होती है। और आप यह भी जान लें कि पर्सनल कंप्यूटर में जो शब्द लंबाई की परास होती है वो 8 बिट तक होती है। 21वां प्रश्न फिर आईसीटी से ही संबंधित आपके सामने, ALU का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कह रहा एक्सेस लॉजिक यूनिट, बी कह रहा एरी लॉजिक यूनिट, सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU। 22वां प्रश्न आपके सामने, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? ए वही होता है जो बाएं तरफ क्लिक करने पर होता है, बी एक विशेष प्रकार का मेन्यू और सी कुछ नहीं होता है, डी माउस पर दाएं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ
एक विशेष मेन्यू आपको दिखाई देता है जब दाएं बटन पर आप क्लिक करते हैं माउस के। 23वां प्रश्न आपके सामने, फिर आईसीटी से ही। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ए कोबॉल, बी फोर्ट्रान, सी पास्कल और डी लोटस। बड़ा ही आसान सा प्रश्न, सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोटस कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। 24 नंबर प्रश्न, एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा 2, बी 5, सी 3 और डी 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पार्ट्स कंटेंट करता है HTTP रिक्वेस्ट। पहला पार्ट होता है स्टेटस लाइन, दूसरा पार्ट होता है हीडर और तीसरा पार्ट होता है बॉडी या ऑप्शनल। 25 प्रश्न, अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी नीति आयोग द्वारा और डी विश्व बैंक द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। 26 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL की स्याही निर्माण कंपनी वर्णिका नाम से स्थापित की गई और वो कहाँ पे स्थापित की गई है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर, बी इंदौर, डी कोलकाता, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैसूर में, और आपको पता ही कि मैसूर कर्नाटक राज्य में है। 27वां प्रश्न, अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम दिया गया? मित्रों, इसमें करंट के प्रश्न 2022 से ही संबंधित हैं। एक प्रश्न में मैंने आपको 2024 में जो वर्तमान में स्थिति है, वो चाहे नीति आयोग के CEO की बात हो, चाहे उपाध्यक्ष की बात हो, तो वहाँ पे मैंने 2024 का बता दिया है। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले वाला ही पेपर यूज़ किया जाएगा, और अगर नहीं यूज होता है, कहीं से कोई जानकारी होती है, आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, तो हम करंट के इसमें प्रश्न 2024 और 23 के डालेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी मेगा मासर। और मेगा मासर का वैज्ञानिकों ने एक दूसरा नाम भी दिया है नकाल काथा। 28 नंबर प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, भगत सिंह 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिए, क्योंकि आपको पता है इनकी शहादत हुई थी 1931 ईस्वी में, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। 29वां नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि चंपारण आंदोलन में कौन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही है, जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं थे। और ये तीनों नाम जो उपयुक्त दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, ये तीनों लोग थे। और इसके साथ साथ गांधी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, महादेव देसाई साहब थे। 30वां और लास्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए कह रहा विजेंद्र कुमार, बी राहुल सचदेवा, सी मोहन अग्निहोत्री, डी संजय त्रिपाठी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, विजेंद्र कुमार, जिनका पूरा नाम विजेंद्र कुमार सिंघल है और ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन थे। तो मित्रों, ये हुई आपके 30 के 30 प्रश्न। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।